उषा प्रियमवदा हिंदी साहित्य जगत का एक ऐसा सितारा है जो कभी अस्त नहीं होगा। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी कटीली छां, मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। चोटी का फुंदना हिलाती हुई राजी मोटर से उतरकर आ रही थी। पीछे पीछे नौकर उसकी किताबें लिए था। जगत बाबू को देखकर राजी रुककर बोली, आज शाम को हम नहीं पढ़ेंगे। क्यों? जगत बाबू बाजार से आए थे। उनके हाथ में एक थैला था जिसमें से साग के हरे हरे पत्ते झांक रहे थे। हमारा मन। मास्टर साहब आइएगा मत, सच हम नहीं पढ़ेंगे, राजी ने बच्चों की तरह मचल कर कहा। किताबें हाथ में लिए हरखू ने हंसकर कहा, मास्टर साहब आज आनंद भैया आ रहे हैं। राजी लजा गई। होठों पर फूटती मुस्कुराहट को दबाकर उसने हरखू को आंखें टेढ़ी करके ताका। जगत बाबू खोखली सी हंसी हंसते हुए बोले, तो राजी हमें क्या मिठाई खिलाओगी? कहो तो खाना ना बनाए। हाँ मास्टर साहब, खाना आज हमारे घर खाइएगा, उसने बड़े आग्रह से कहा। तुम बनाओगी? बनाऊंगी, 8:30 बजे आ जाइएगा, भूलिएगा नहीं। नहीं भूलूंगा, 6 से 8 तक तुम्हें पढ़ाऊंगा, आधे घंटे की क्या है, रुक जाऊंगा। जगत बाबू से चिढ़ाते हुए बोले, हम कह देते हैं हम पढ़ेंगे नहीं, चाहे आप कुछ भी कहें। कहती हुई राजी अंदर चली गई। किससे उलझ रही थी? पहुंचते ही माँ ने पूछा। किसी से नहीं। हाँ अम्मा, मास्टर साहब आज खाना यहीं खाएंगे। क्यों? माँ ने बड़े भोलेपन से पूछा। कोई त्योहार है क्या? त्योहार ना हो तो किसी को खाना ही नहीं खिलाओगी? बेचारे सुबह शाम रोटी बनाते हैं, इतना तरस आता है, राजी बोली। अच्छा बेटा, कोई ख़ास चीज़ बनेगी? हम नहीं जानते। हाँ नहीं तो। राजी मुंह फुलाकर अपने कमरे में चली गई। सुबह से ही तो सब उसे खिजा रहे थे। आनंद क्या आ रहा था, जैसे कोई अनोखी बात हो रही थी। कॉलेज में आनंद की बहन ने सबको बता दिया और सब उसे छेड़ती रहीं। और तो और मास्टर साहब भी, जो इसे इतने साल से पढ़ाते आ रहे हैं, उसे चिढ़ाने लगे हैं। हाँ नहीं तो, राजी ने एक बार फिर कहा और खिड़की से बाहर झुककर देखा कि ताल में कितने कमल खिले हुए हैं। बहुत दिनों से मन में सोच रखा था कि जिस दिन आनंद आएगा उसी दिन पहली बार कमल तोड़कर कमरे में सजाएगी। वो बाहर जाने को मुड़ी कि हरखू नाश्ता लेकर आ गया। पहले राजी ने सोचा कि नाश्ता लौटा दे, फिर माँ की जिरह से बचने के लिए उसने पेठे का एक टुकड़ा तोड़कर मुंह में डाल लिया। कमरा उसका साफ सुथरा था, हर चीज़ कायदे से रखी हुई थी। राजी ने घड़ी देखी, सिर्फ 3:30 बजे थे। 3 घंटे का अंतराल कैसे कटे? पहले सोचा कि स्नान कर ले, पर मन में अच्छा नहीं लगा। सब क्या सोचेंगे? कोई बाहर का तो आ नहीं रहा था, आ तो आनंद रहा था। उसकी शादी तो आनंद से तभी तय हो गई थी जब राजी छोटी सी थी। लहंगा पोलका पहनकर वो आनंद के साथ खेल रही थी। खेल कर आनंद का हाथ पकड़कर अंदर आई और बोली, पिताजी मेरी आनंद से शादी कर दीजिए। उसकी बात पर सब ठहाका लगाकर हंस दिए और राजी झेंप कर माँ से लिपट गई। और अब तो आनंद से पूरी रस्मों के अनुसार सगाई भी हो गई थी। राजी के पिता नगर के प्रख्यात डॉक्टरों में से थे और उनकी इच्छा के अनुकूल आनंद भी डॉक्टरी ही पढ़ रहा था। आनंद के लखनऊ चले जाने पर राजी बहुत गंभीर हो गई। उसका अधिकांश समय बागवानी में बीतता। बाग में ताल था, ताल में कमल थे और आनंद आने वाला था। अपने घर तो सुबह ही आ गया था, पर शाम को खाने के लिए उसे निमंत्रण गया था। राजी थोड़ा नाश्ता कर बाग में गई तो ताल के किनारे जगत बाबू बैठे थे। मास्टर साहब भी बैठकर कमल के फूलों को एकटक ताक सकते हैं, ये देखकर राजी को मन में आश्चर्य सा हुआ। झुककर कमल तोड़ते हुए उसने पूछा, अच्छा मास्टर साहब, आप इंदिरा भाभी को क्यों नहीं बुला लेते? उन्हें छुट्टी कहाँ मिलेगी? जगत बाबू ने कहा। उन्हें यहाँ नौकरी नहीं मिल सकती? राजी ने पूछा। वहाँ उन्हें आराम ज़्यादा है, यहाँ शहर छोटा है और उन्हें इतनी अच्छी तनख्वाह नहीं मिलेगी। ऐसी शादी राजी की समझ में नहीं आती। साल भर पहले 42 साल की उम्र में जगत बाबू ने 38 साल की इंदिरा से विवाह किया था। पढ़ी वो चाहे कितनी हो, सच पूछो तो राजी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मास्टर साहब बेचारे इतने शरीफ हैं, बरसों से वो डिस्पेंसरी के ऊपर रहते आए थे। इंदिरा के आने पर अम्मा ने एक कमरा और खुलवा दिया था, फिर भी उनके मिजाज नहीं मिले। एक नौकरानी भी रखी, हेड मिस्ट्रेस क्या हैं, जैसे कहीं की तोप हो।
साथ नहीं रहती हैं। मास्टर साहब अकेले रहें, पकाएं खाएं। उनकी बूढ़ी माँ पहले साथ रहती थी और राजी को बहुत अच्छी लगती थी। बहू रानी ने आकर उन्हें भी न रहने दिया। गांव में रहती हैं। उन्हें ऐसा क्लेश दिया कि वो दुखी हो गई। राजी ने जगत बाबू को भी थोड़ा बहुत दोषी ठहराया। ऐसे भी क्या बीबी के कहने में कि कुछ बोल ही ना सकें। अब माँ को खर्च भेजते हैं, छोटे भाई को इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, खुद का खर्च। इतने दिनों तो शादी ही नहीं की। लोगों ने बहुत समझाया कि ऐसे थोड़े ही दूसरों के लिए ज़िंदगी होम कर दी जाती है। बहन की शादी हो गई, भाई पढ़ लिख कर अलग घर बसाएगा, माँ सो कितने दिन की। तो तैयार हुए। इंदिरा जी को तो देखकर ही राजी का माथा ठनका था। बिल्कुल सिलाई वाली चंद्रभागा बहन जी की तरह थीं। छोटी पर चकमक चकमक करती आँखें, मुहर्रमी सूरत, तेज जबान। राजी को अब भी चंद्रभागा देवी के चांटे याद थे। एक बार डॉक्टर साहब ने प्रिंसिपल से शिकायत कर दी थी। तब से राजी को ऐसे घूरती थी जैसे कच्चा चबा जाएंगी। जगत बाबू ने राजी का परिचय कराते हुए कहा था, यही सबकी लाडली राजी है इंदिरा। उसकी भोली सूरत देख धोखे में ना आना, बड़ी नटखट है, बड़ी कामचोर। उनके स्वर में इतना स्नेह था कि राजी चकित रह गई। मास्टर साहब उससे इतना स्नेह करते हैं, उसने कभी सोचा भी न था। उसने पहली बार जगत बाबू को मानवीय संवेदना युक्त पुरुष के रूप में देखा। अब तक तो वो उनके मास्टर मात्र थे, यंत्र समान उसे पढ़ाते थे, वेतन पाते थे और राजी के हृदय में उनके प्रति बहुत श्रद्धा थी। राजी खड़ी हुई, इंदिरा को देखती रही। बैठो राजी, जगत बाबू ने कहा तो सकुचाकर जिस चारपाई पर इंदिरा बैठी थी उसी के पैताने बैठ गई। उसे बड़ा अजीब अजीब लग रहा था। कभी कभी नज़रें बचाकर इंदिरा के मुख की ओर देख लेती। उसमें नव वधूचित लज्जा या माधुर्य का चिन्ह मात्र न था। थोड़ी देर में जगत बाबू की माँ हाथ में तश्तरी लेकर आईं और बड़े दुलार से बोलीं, राजी लो मिठाई खाओ। अभी खाकर आ रही हूँ माताजी, भूख नहीं है, राजी ने कहा। थोड़ी सी खा लो, तुम्हारी भाभी के घर की है, रोज़ रोज़ कहाँ खाने को मिलेगी। अब से जब भतीजा होगा तभी दोबारा मिलेगी। कहकर उन्होंने बहू की ओर मृदु दृष्टि से देखा और हंस पड़ी। इंदिरा के होंठ भिजकर एक पतली रेखा मात्र रह गए। ये प्रत्यक्ष था कि उसे ये परिहास अच्छा नहीं लगा। राजी ने तश्तरी हाथ में ले ली। इनकी अम्मा तुम्हें कल साड़ी चंपड़ दे गई हैं, बड़ी लाडली बिटिया है डॉक्टर साहब की, सास ने बहू से कहा। इंदिरा की मुद्रा कह रही थी, होगी, हमें क्या। राजी वहाँ से लौटी तो अम्मा से कहा, हमें नहीं अच्छी लगी, खूसट बुढ़िया सी तो हैं। माँ ने घुड़क दिया, बड़ी मुँहफट होती जा रही है राजी। और चौके से महाराजन गा उठी, जैसी हम अलबेली तैसे सैया न मिले। फिर बोली, ठीक ही तो कह रही है बिटिया, वो तो ऐसी चंट हैं कि मास्टर साहब को चौराहे पर बेच आए। बहुत पढ़ी लिखी हैं, माँ ने कहा। राजी ने अंगूठा दिखाया, होंगी, हमें क्या। गर्मी की छुट्टी बीतते बीतते बूढ़ी अम्मा अपना बोरिया बिस्तर लेकर गांव रवाना हो गईं। जाने के पहले वो प्रायः रोज़ ही राजी की माँ के पास आती और बहू की बुराई करती रहती। बड़े मिजाज वाली हैं, रखे दूध की चाय नहीं पीती, नाश्ता गर्म होना चाहिए। जाने कहाँ से गले पड़ गई। जगत मेरा इतना सीधा है, सब सह लेता है। कोई और होता तो 2 जूते देकर सीधा कर देता। पढ़ी लिखी हैं तो क्या कोई जान दे दे। आजकल MA BA लड़कियां गली गली मारे मारे फिरती हैं। बड़ा घमंड है अपनी कमाई का, है तो अपने पास रखें, कौन हमें दे दिया। शादी में मन की साड़ी भी नहीं दी कि सास है खुश होकर पहनेगी, सस्ती साड़ी में टाल दिया। अच्छी आजकल की शादियां हैं, लेने के नाम पर तो मुंह फाड़े रहें और देने के नाम पर सींग दिखाएं। जो कुछ गहना गुड़िया पास था इन देवी को देकर पछता रही हूँ। ऐसी ही जाने कितनी शिकायतें। कंपाउंडर की बीवी, महाराजिन, हरखू की बहू इन सब बातों में बड़ी रुचि लेती और आकर राजी की माँ को सुनाया करती। राजी तो सच सुनते सुनते बोर हो गई थी, पर उसे अधिक फिक्र भी न थी क्योंकि छुट्टियों में आनंद आया हुआ था और खूब सैर सपाटे हुआ करते। कभी सिनेमा देख रहे हैं, कभी आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, कभी बाग में टहल रहे हैं। साथ में आनंद की बहन किरण भी रहती, पर उससे क्या पर्दा, वो तो राजी की अभिन्न सखी थी। राजी को विश्वास था कि उसका वैवाहिक जीवन मास्टर साहब से बहुत भिन्न होगा। वो और आनंद एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह परिचित थे। आर्थिक समस्या का प्रश्न नहीं उठता था।
क्योंकि वो पिता की इकलौती बेटी थी और सब कुछ उसी का था। राजी को पूरा विश्वास था कि आनंद के साथ उसका जीवन लंबे हनीमून के समान होगा। ताल में कमल फूलेंगे, उपवन में पक्षियों का संगीत होगा, वो और आनंद निश्चिंत सुखी जीवन यापन करेंगे। कभी कभी उसे लगता कि वो आनंद के विचारों में ऐसी ढल गई है कि उसकी अपनी इच्छाएं आनंद के शब्दों की प्रतिध्वनि हैं। सुख के ऐसे क्षणों में अम्मा द्वारा सुनाई गई इंदिरा की कथा उसे खटक उठती। ऐसी बातें सुन उसे मास्टर साहब के प्रति बहुत करुणा होती। जुलाई में जब इंदिरा नौकरी पर वापस चली गई तो सबको बड़ा आश्चर्य हुआ, पर जगत बाबू से पूछने का साहस किसी को न हुआ। एक बार उनके बीमार पड़ने पर राजी की माँ ने पूछा, मास्टर साहब, बहू रानी को क्यों भेज दिया? अम्मा थीं तो देखभाल तो कर लेती थीं, बीमारी दुखी में भी आराम न मिला तो औरत से फ़ायदा ही क्या? उत्तर में जगत बाबू फीकी सी हंसी हंस कर रह गए। जब तक ये बीमार रहे हरकू पथ्य पानी करता रहा, फिर उन्होंने स्वयं ही मना कर दिया। निर्धन थे तो क्या, कब तक डॉक्टर साहब का आभार लेते रहते? फिर वो पनपे ही नहीं। स्कूल की कड़ी मेहनत, शाम को ट्यूशन और फिर अपना खाना बनाना। राजी को संशय था कि वो भरपेट खाते भी हैं या नहीं। डॉक्टर साहब का कहना था कि वो दुबले पतले तो हैं ही, अगर ठीक से ख्याल नहीं करेंगे तो कोई भारी बीमारी धर दबाएगी। कंपाउंडर की बीवी राधा अक्सर राजी के पास आ बैठती थी। एक दिन कहने लगी, बताइए बिटिया, मास्टर साहब को कौन सुख मिला? ब्याह हुआ फिर भी अकेले के अकेले रहे। मैं तो सुनती रहती हूँ, रात रात भर कराहते हैं, उठते हैं, कमरे के चक्कर लगाने लगते हैं। मुझे दिल में बड़ा दर्द लगता है, पर क्या करूँ? कभी कभी उनकी रोटी भी अपने चूल्हे पर सेक दी, कभी साग बना कर दे दिया। इससे ज़्यादा कौन कर सकता है? उसकी सिंसियरिटी से अभिभूत हो राजी ने कहा, अच्छा करती हो राधा, अपने लिए तो सभी करते हैं, दूसरों के लिए जो कुछ कर सके वही सच्ची सेवा है। राधा के जाने के बाद राजी सोच उठी कि मास्टर साहब के लिए सभी इतना क्यों करते हैं। एक बार आनंद ने कहा था, मास्टर साहब नागफनी की तरह हैं, लंबे टेढ़े विकृत। उनकी ज़िंदगी भी रेगिस्तान सी है जहाँ नागफनी पनपते हैं। पर राजी सहमत नहीं हुई। मास्टर साहब में कांटे कहाँ हैं? वो तो बहुत निरीह, नम्र और शालीन है। आनंद ने उकताकर कहा, छोड़ो भी। पर राजी अक्सर सोच उठती कि मास्टर साहब सचमुच रेगिस्तान सा शून्य, तप्त, रसहीन जीवन बिताते हैं। पढ़ा आए, पका खा लिया और रात भर कराहते रहे। जीवन तो राजी सा होना चाहिए, सुख का सागर उसके चरण भिगो भिगो कर उमड़ता रहता है। उस पर स्नेह और अनुराग की वर्षा होती रहती है। आनंद, अम्मा, पापा, किरण, हरकू, मास्टर साहब सभी उसे चाहते हैं। कभी एक कड़ा शब्द नहीं सुना, कभी तीक्ष्ण दृष्टि नहीं सही। राजी ने एक लंबी सांस ली, उन सब अभागों के लिए जो स्नेह के भूखे हैं। उस शाम अम्मा के बहुत आग्रह पर राजी ने वो साड़ी पहनी जो पापा उसके लिए दक्षिण से लाए थे। नीले रेशम की साड़ी उसके युवा अंगों को सहला सहलाकर उसे अपने ही शरीर में आ गए परिवर्तन का बोध करा रही थी। साड़ी का चौड़ा काला बॉर्डर उसकी एड़ियों को गुदगुदा उठता। राजी को जैसे सताने के लिए साड़ी बार बार कंधों से नीचे बाह पर उतर आती। स्निग्ध स्पर्श से राजी की बाह का रोम रोम जाग उठता। सारे वक्त राजी और साड़ी में यही कशमकश चलती रही। खाने की मेज पर आनंद और पापा सबको हंसाते रहे, पर राजी पहले की तरह पटर पटर नहीं बोली, चुपचाप हंसती रही। रह रहकर उसके चेहरे पर जो रंग दौड़ जाता था, वो जैसे पुकार पुकार कर कहता कि नन्ही राजी बड़ी हो गई थी। उसका चापल्य आनंद के सम्मुख गांभीर्य में बदल गया था। अपनी साड़ी में लिपटी लिपटाई राजी को पहली बार लग रहा था कि वो सचमुच बड़ी हो गई है। उसकी साड़ी कमर से जिस प्रकार लिपट आई थी, उसे दर्पण में देख राजी को अब तक पढ़ी हुई नारी देह की उपमाओं की सार्थकता सहसा ही समझ में आ गई। खाने के बाद किरण और आनंद राजी के कमरे में आए। राजी ने बाग की ओर खुलने वाली दोनों खिड़कियों के पर्दे हटा दिए और उसके साथ ही एक पागल सुगंध कमरे में घुस आई। राजी, तुम्हारे बाग के क्या हाल हैं? आनंद ने पूछा। कई नए नए पौधे लगाए हैं भैया। राजी, भैया को दिखा लाओ ना, किरण मुस्कुराई। तुम भी चलो किरण, राजी ने कहा। ना भाई, मैं बहुत थकी हूँ, किरण ने कुर्सी पर फैलते हुए कहा।
आनंद और राजी बाग में चले गए। राजी ने 2 उंगलियों से पकड़कर आगे की साड़ी थोड़ी सी ऊंची कर ली और दोनों ताल के किनारे पड़ी बेंच पर बैठ गए। राजी एकटक कमल के फूलों को देखने लगी। कैसे सिमटे हुए थे अपने में, अलग। सुबह सूरज की पहली किरण जब आकर उन्हें सहलाएगी तब आंखें खोलेंगे। रात की रानी के तीनों पेड़ फूलों के बोझ से झुके हुए थे। सुगंध हवा के हर झोंके के साथ आती और हवा राजी के ढीले बालों में उंगलियां फेरने लगती। राजी अपने चुटीले के फुंदने से रेशमी काले धागे खींचने लगी और आनंद ने थोड़ा पास सरक कर कहा, और सुनाओ राजी, तुम कैसी हो? दिन में कितनी बार मेरी याद करती थी? 1 बार भी नहीं, राजी ने मुस्कुराकर कहा। ताल के जल में एक नन्ही सी हिलोर उठी और पेड़ अनायास ही एक लहरा खा गए। राजी ने धीरे से पलकें खोलीं। कुर्सी की पीठ पर गत रात्रि की पहनी गई साड़ी तहाई हुई टंगी थी। राजी उठकर बैठ गई और पुकारा, हरखू। सुबह की चाय का प्याला महाराजन को लाते देख उसे कुछ आश्चर्य हुआ। महाराजन ने उसके मुंह धोकर आने तक की बड़ी उतावली से इंतज़ार किया। वो तौलिया से मुंह पोंछ ही रही थी कि महाराजन ने बड़े रहस्यपूर्ण स्वर में कहा, बिटिया रानी, कल रात बड़ा हंगामा मचा। क्यों, क्या हुआ? राजी ने पूछा। महाराजन की आदत बात बड़े गोलमोल तरीके से कहने की थी। बोली, कंपाउंडर तो छुट्टी पर गए थे, राधा अकेली थी। क्या चोरी हो गई? राजी ने उत्सुकता से पूछा। नहीं बिटिया, सुन तो। राधा अकेली थी। फिर वो समझ ना सकी कि ऐसी चटपटी खबर बिटिया को किन संयत शब्दों में दे। फिर बोली, बड़ी बदमाश है राधा, मास्टर साहब से दोस्ती रही उसकी। क्या? राजी के हाथ से चाय छलक कर उसकी धोती पर गिर पड़ी। हाँ बिटिया, कंपाउंडर बिना बताए कल रात लौट आए। राधा को मार मार कर देह नीली कर दी। मालिक ने आज सुबह ही मास्टर साहब को पर्चा लिखकर भेज दिया कि हमारा घर खाली कर दें और बिटिया के लिए दूसरे मास्टर का इंतज़ाम कर लिया जाएगा। राजी ने प्याला रख दिया और दौड़कर माँ के पास पहुँची। अम्मा बहुत क्रोध में थीं। पर मैं दूसरे मास्टर से नहीं पढ़ूंगी, उसने रुआंसे होकर कहा। तू बीच में दखल ना दे राजी, तेरे पापा बहुत नाराज़ हैं, माँ ने कहा। और क्या, अब तो बिटिया भी सयानी हो गई, महाराजन ने बीच में थोड़ा जोड़ा। राजी ने उन्हें घूरा तो चुपचाप चौके में सरक गईं। तो अब वो कहाँ रहेंगे, कैसे उनकी गुजर होगी? राजी का कंठ काँप रहा था। जस चाहें करें, हमने कोई उनका ठेका ले रखा है? सोच तो राजी, कैसी अशोभन बात है, माँ ने कहा। पापा मरीज़ देख रहे होंगे, कंपाउंडर डिस्पेंसरी में, माँ पूजा घर में थी और महाराजन दाल पीस रही थी। राजी चुपके से बाहर निकली, बाग का एक चक्कर लगाया और फिर डिस्पेंसरी के पीछे से ऊपर जाने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। कंपाउंडर के घर के दरवाजे अंदर से बंद थे। राधा चुप पड़ी होगी, सारा अपमान तिरस्कार झेलती हुई, नीली देह का दर्द चुपचाप पीती हुई। राजी कुछ सीढ़ियाँ और चढ़ी और रुक गई। मास्टर साहब के दरवाजे पर बड़ा सा ताला पड़ा था, मजबूत ताला जो रात को फाटक में लगाया जाता था। मास्टर साहब चले गए। राजी कुछ देर ताले को देखती रही। मास्टर साहब की शादी के अवसर पर दरवाजे के इधर उधर लगाई गई नारी हाथ की लाल थाप धूमिल हो चली थी। ऊपर छत पर मकड़ी जाला बुनने में व्यस्त थी। मास्टर साहब चले गए। राजी सोच उठी, वो तो उनसे ये कहने आई थी कि मास्टर साहब चाहे कुछ भी कहे कोई, मेरे लिए आप उतने ही आदर के पात्र हैं। जीवन की राह पर चलते हुए यदि कोई राही किसी पेड़ की छांव में खड़ा हो जाए तो मैं उसे बुरा नहीं समझती, क्योंकि मैंने जाना है कि सुख क्या है। अभी आप सुन रहे थे उषा प्रियमवदा जी की लिखी हुई कहानी कटीली छाह। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपने विचार ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।